Hello बच्चों, how are you? Myself Talar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. In our previous lecture, we discussed about Newton's corpuscular theory. बच्चों हमने हमारे previous lecture में न्यूटन साहब ने दी हुई corpuscular theory देखी थी और ऐसा देखा था कि according to Newton's corpuscular theory, every light source emits a very tiny particles called कॉर्पस्कल्स। ओके, और न्यूटन साहब ने वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बेस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ किए थे। हमने सक्सेस ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी देखी थी और उसके कुछ फेलियर भी देखे थे और ऐसा भी देखा था कि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी को सबसे बड़ा सेटबैक इन 1850 में लगा, जब फोकल्ट नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो इन कंपेयर टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कुछ कम होगी। ओके, अब बच्चों देखो, न्यूटन साहब ने ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी वो 1675 में दी थी और उस थियरी को सबसे बड़ा सेटबैक इन 1850 लगा। मींस 1675 से लेके 1850 तक तो न्यूटन साहब ने दी हुई थियरी, कॉर्पस्कुलर थियरी लगातार चलती रही। बट बच्चों, इन द सेम एरा जब न्यूटन साहब ने 1675 में कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी, इन द सेम एरा एक डच साइंटिस्ट जिसका नाम है हाइगेंस, इन 1678 उसने भी एक थियरी प्रपोज की थी। बट न्यूटन साहब के थियरी के पीछे एक बड़ा नेम था, वो नेम क्या था? एक वजन था, वो वजन था न्यूटन साहब का नाम। ओके, कि भाई न्यूटन साहब ने दी हुई थियरी है वो कभी गलत हो ही नहीं सकती, तो वो गलत थियरी 1675 से 1850 तक चली। और इन अ सेम एरा डच साइंटिस्ट हाइगेंस ने भी अपनी एक थियरी दी थी और उसने क्या प्रपोज किया था? उसने ऐसा कंसिडर किया था कि लाइट जो है वो मैकेनिकल वेव है। ओके, in the same era, one Dutch scientist, Huygens, proposed the wave theory of light by considering light as a mechanical wave. अब बच्चों हमें पता है कि मैकेनिकल वेव क्या होता है। मैकेनिकल वेव इज द वेव विच रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। बच्चों, अब 1678 में भी जो लोग थे वो बेवकूफ तो थे नहीं, तो सभी ने हाइगेंस वेव थियरी को, ये जो हाइगेंस साहब ने जो थियरी दी, वेव थियरी बाय कंसीडरिंग लाइट एज अ मैकेनिकल वेव, उसको अपोज किया कि भाई अगर सन से आने वाली लाइट अर्थ सरफेस तक रीच पहुंचती है तो उसमें हमें कोई मीडियम तो दिखाई नहीं दे पड़ता। तब हाइगेंस साहब ने ऐसा बोला कि हाँ, सन से अर्थ तक जो लाइट पहुंचती है वो लाइट एक मीडियम में से ट्रैवल करती है, बिकॉज उसने क्या कंसीडर किया था कि लाइट तो मैकेनिकल वेव है और अगर लाइट मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल वेव को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए, दैट इज फॉर द प्रोपोगेशन, उसको कुछ मीडियम रिक्वायर है। तो हाइगेंस साहब ने क्या बोला कि भाई अर्थ से सन से अर्थ तक जो लाइट आती है तो वो किस मीडियम में ट्रैवल करके आती है? वो ईथर नाम के मीडियम में ट्रैवल करके आती है। अब बच्चों, ईथर वो केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं, ईथर एक ऐसा मीडियम है जो वेरी डाइल्यूट है, हाईली इलास्टिक है, एक वेरी डाइल्यूट और इलास्टिक मीडियम, हाईली इलास्टिक मीडियम है। उसको हाइगेंस साहब ने क्या बोला? ईथर। और एन ईथर इज स्प्रेड एवरीवेयर इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में सभी जगह पे एक मीडियम जिसका नाम क्या है? ईथर है, वो फैला हुआ है और उससे लाइट सन से एमिट होती है और अर्थ सरफेस तक पहुंचती है विद द हेल्प ऑफ दिस मीडियम।
अब हाइगेंस साहब की थियरी ने क्या कौन से ऑप्टिकल फिनोमिना एक्सप्लेन किए? तो भाई न्यूटन साहब की जो थियरी थी कॉर्पस्कुलर थियरी, उसने भी कुछ ऑप्टिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन किया था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी न्यूटन साहब की कॉर्पस्कुलर थियरी ने एक्सप्लेन किया था। हाइगेंस साहब की जो थियरी है वेव थियरी, उसने फर्स्ट ऑप्टिकल फिनोमिना एक्सप्लेन किया, वो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस वेव थियरी, लाइट ट्रैवल्स ओनली इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सेकंड ऑप्टिकल फिनोमिना एक्सप्लेन किया, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ करने के लिए हाइगेंस साहब ने क्या किया, एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसने एक्सप्लेन किए बाय कंसीडरिंग लाइट एज अ मैकेनिकल वेव। थर्ड ऑप्टिकल फिनोमिना एक्सप्लेन किया, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ करने के लिए हाइगेंस साहब ने स्नेल्स लॉ प्रूफ किया, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। सो वी कैन राइट eta2 बाई eta1। हम स्नेल्स लॉ प्रूफ करेंगे बच्चों, तब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। फोर्थ ऑप्टिकल फिनोमिना जो एक्सप्लेन हुआ बाय हाइगेंस वेव थियरी, वो है इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। ये आपके लिए एक नया ऑप्टिकल फिनोमिना है कि जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ कोरिलेट होते हैं, कोलाइड होते हैं, तो उसके उस कोलाइड होने से एक फिनोमिना क्रिएट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस वो ऑप्टिकल फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। और ये जो इंटरफियरेंस ऑफ लाइट है वो हमें इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करना है कि भाई इंटरफियरेंस कितने टाइप के होते हैं, कब कौन सा वाला इंटरफियरेंस प्रोड्यूस होता है। और दो टाइप्स के इंटरफियरेंस होते हैं, एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब प्रोड्यूस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब प्रोड्यूस होगा, ये सभी बात हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है इन डिटेल। फिफ्थ ऑप्टिकल फिनोमिना जो हाइगेंस वेव थियरी ने एक्सप्लेन किया, वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट में से या तो स्मॉल स्लिट में से पास होती है, तो हमें कुछ अलग ही ऑप्टिकल फिनोमिना दिखाई पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये सभी ऑप्टिकल फिनोमिना हाइगेंस साहब ने लाइट को मैकेनिकल वेव कंसीडर करके हमें एक्सप्लेन किया। अब बच्चों देखो, बट एक ऐसा ऑप्टिकल फिनोमिना है उसको हाइगेंस साहब की वेव थियरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। सो वी कैन राइट पोलराइजेशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस वेव थियरी ने ये जो पोलराइजेशन जो ऑप्टिकल फिनोमिना है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। पोलराइजेशन फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग लाइट एज अ मैकेनिकल वेव। लाइट को मैकेनिकल वेव कंसीडर करके हम ऑप्टिकल फिनोमिना दैट इज पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पोलराइजेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग लाइट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर करेंगे तभी हम इस पोलराइजेशन फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो अब ध्यान से देखना, ये तो बात हो गई, जनरल बात हो गई हाइगेंस वेव थियरी की। अब हाइगेंस ने वेव थियरी के रिगार्डिंग एक प्रिंसिपल दिया, उसकी हम बात करते हैं, हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस साहब ने सबसे पहले तो वेव फ्रंट को इंट्रोड्यूस किया कि भाई ये वेव फ्रंट क्या होता है। तो देखो, इट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज।
इज नोन एज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट बच्चों एक मीडियम के, मान लो हमारे पास कोई होमोजीनियस मीडियम है और होमोजीनियस मीडियम के ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे हैं। उन सभी पॉइंट्स का जो लोकस दैट इज अ पोजीशन है, उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट बोलेंगे। सो वेव फ्रंट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज। मीडियम के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। बच्चों फ्रंट मीन्स सामने का पार्ट, वेव का सामने का पार्ट। अगर हम वेव को सामने से देखेंगे तो हमें वेव कैसा दिखाई पड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट बोलेंगे। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मान लो हमारे पास एक पॉइंट लाइक सोर्स है, एक लाइट ऑफ सोर्स है जो कि वो पॉइंट लाइक है। तो पॉइंट लाइक सोर्स होगा तो वो अपने में से जो लाइट एमिट करेगा वो 3 डायमेंशनल होगी, मीन्स सभी डायरेक्शन में वो लाइट एमिट होगी। मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है, दैट इज अ पॉइंट लाइक सोर्स है। यहां से निकलने वाली लाइट हम यहां से देख सकते हैं, वो वेव नेचर है। हमने लाइट को हाइगेंस साहब ने क्या कंसीडर किया? वेव नेचर कंसीडर किया। तो यहां से लाइट वेव फॉर्म में निकलती हुई ऐसे निकलती है। पर बच्चों यहाँ पे हम ओनली 2 डायमेंशन में ही ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर ये पॉइंट लाइक सोर्स होगा तो वेव यहां से ऐसे निकलेंगे, ऐसे 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 सभी डायरेक्शन में निकलेंगे, तो वो एक स्फीयर जैसा फॉर्म करेंगे। तो मान लो अगर हम वेव इक्वेशन की बात करें, जो हमने हमारे 11th साइंस में लास्ट चैप्टर में देखा था कि वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx, वेयर y इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल मीडियम का जो पार्टिकल वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है विद सम फेज, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। What is A? A is the amplitude of particle, that is a maximum displacement of the particle is known as amplitude। तो A हो गया जो पार्टिकल वाइब्रेटिंग मोशन कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड हो गया। ओमेगा that is the angular frequency, K that is a wave vector and X is displacement of wave। ध्यान से सुनना, ये है y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एंड ये जो x है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। अब बच्चों कंसीडर करते हैं, हम इस पॉइंट लाइक सोर्स ऑफ लाइट से इक्वल डिस्टेंस पे सभी डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जो सभी पॉइंट्स सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अगर हम किसी t इज इक्वल टू TM टाइम पे अगर हम फेज देखें तो फेज ऑफ पॉइंट A क्या होगा? देखो यहाँ पे पॉइंट A का फेज क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, this bracketed portion is known as a phase of particle। so ओमेगा कितने टाइम के बाद हमने ऑब्जर्व किया? t इज इक्वल टू T1 टाइम पे। सो ओमेगा T1 प्लस kx, भाई सेम डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, यहां से भी x डिस्टेंस। अगर हम B पॉइंट की बात करें तो अभी डिस्टेंस सेम रहेगा, x डिस्टेंस x डिस्टेंस x डिस्टेंस। अगर हम पॉइंट लाइक सोर्स ऑफ लाइट से इक्वल डिस्टेंस में सभी डायरेक्शन में 3 डायमेंशनल जाएंगे तो हमें सभी पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जिसका फेज सेम है। अगर हम A की बात करें तो ओमेगा T1 प्लस kx। इफ यू टॉक अबाउट पॉइंट B दैट इज ओमेगा T1 प्लस kx। सो फेज ऑफ all the points of medium at distance x from the point like source is always same। so अगर हम point like source का, अगर हमारे पास point like source है तो उसका जो वेव फ्रंट है वो कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा?
तो अगर हमारे पास स्फेरिकल अगर हमारे पास पॉइंट लाइक सोर्स है तो वो पॉइंट लाइक सोर्स सभी डायरेक्शन में अपने में से लाइट एमिट करेगा। सो पॉइंट लाइक सोर्स से जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा वो होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा? स्फेरिकल, क्योंकि वो कुछ स्फीयर जैसा तीनों डायरेक्शन में, दैट इज 3 डायमेंशन में लाइट एमिट करेगा। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। बच्चों अभी हमने देखा कि अगर कोई पॉइंट लाइक सोर्स होगा तो पॉइंट लाइक सोर्स एक स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। तो होगा क्या, अगर ये कोई पॉइंट लाइक सोर्स है तो उसमें से निकलने वाली जो लाइट है वो सभी डायरेक्शन में होगी, दैट इज 3 डायमेंशनल होगी। यहाँ पे क्या बोला है हमें? द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। बच्चों देखो, अगर ये कोई पॉइंट लाइक सोर्स एस है तो ये जो पॉइंट लाइक सोर्स है वो अपने में से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा और ऐसे बहुत सारे स्फेरिकल वेव्स प्रोड्यूस होते जाएंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होते जाएंगे। देखो मींस ये जो वेव फ्रंट है वो ऐसा प्रोड्यूस हुआ, स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ। और बच्चों यहाँ से निकलने वाली जो लाइट है इन द फॉर्म ऑफ वेव वो ऐसे ऐसे जा रही है। सो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। और ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है वो वेव फ्रंट के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है? 90 डिग्री जितना एंगल फॉर्म कर रही है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और हाँ यस, the direction of propagation of wave is always perpendicular to wave front produced by secondary disturbance। अब देखो थर्ड नंबर, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कितने टाइप्स के होते हैं भाई? सोर्स डिफरेंट हो गए तो वो सोर्स से प्रोड्यूस होने वाले जो वेव फ्रंट्स है वो भी डिफरेंट हो गए। हमने एक शेप देख लिया कि अगर कोई सोर्स पॉइंट लाइक सोर्स होगा तो उससे प्रोड्यूस होने वाली लाइट कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करती है? स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करती है। तो फर्स्ट वन है, अगर सोर्स पॉइंट लाइक सोर्स होगा तो उससे प्रोड्यूस होने वाला जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा इन 3 डायमेंशन। ऐसा नहीं है यहाँ पे ऐसा सर्कल बना हुआ है, हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है। बच्चों कंसीडर करो, अगर ये सर्कल स्फेरिकल शेप में होगा, सभी डायरेक्शन में होगा, तो वो क्या बन जाएगा? 3 डायमेंशनल हो जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट थर्ड सेकेंड शेप, अगर सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है तो बच्चों हमने 10th स्टैंडर्ड में रे ऑप्टिक्स सीखा था। तो रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर कोई सोर्स ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे रखा है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली लाइट को हम कैसी लाइट बोलते हैं? पैरेलल रेज बोलते हैं। तो यहाँ से अगर लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएगी तो सभी जो रेज है वो एक दूसरे के साथ कैसे होंगे? पैरेलल रेज होंगे। और ध्यान में रखना, अगर सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है तो उसमें से आने वाली लाइट एक दूसरे को पैरेलल होगी। तो ऐसे किस्से में हमें जो वेव फ्रंट मिलेगा वो प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। आप यहाँ से देख सकते हो, अगर लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है मीन्स अगर रेज पैरेलल रेज है तो उससे प्रोड्यूस होने वाला जो वेव फ्रंट है वो कैसे शेप का होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा। ओके, इफ यू टॉक अबाउट थर्ड शेप, अगर हमारे पास कोई लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर हमें सभी डायरेक्शन में लाइट एमिट करके दे रही है तो लाइट यहाँ से ऐसे निकलेगी, यहाँ से ऐसे निकलेगी, ऐसे ऐसे, यहाँ से भी ऐसे निकलेगी। तो अगर हम इस सभी सर्कल को ज्वाइन कर दे तो हमें एक सिलेंडर जैसा दिखेगा। तो अगर हमारे पास लीनियर सोर्स ऑफ लाइट होगी तो वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट
प्रोड्यूस करेगी और सभी डायरेक्शन में होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल। ओके, अब बच्चों ये 2 पॉइंट है वो मोस्ट एमपी पॉइंट है। हमें हाइगेंस साहब के प्रिंसिपल हाइगेंस साहब ने हमें जो प्रिंसिपल दिया अकॉर्डिंग इन टू एक्सप्लेन वेव फ्रंट, तो वो क्या कहता है, एवरी पॉइंट्स, ध्यान से सुनना, एवरी पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस which emits their own wavelengths called secondary wavelets। देखो यहाँ पे अगर ये कोई पॉइंट लाइक सोर्स है एस, तो पॉइंट लाइक सोर्स से प्रोड्यूस होने वाला जो वेव फ्रंट है वो ऑब्वियसली हमने यहाँ देखा वो कैसा वेव फ्रंट होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। अब बच्चों ध्यान में रखना, ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ तो स्फेरिकल वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल्स या तो जो पॉइंट्स सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं वो सभी पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। फिर से एक बार, अगर हमारे पास ये पॉइंट लाइक सोर्स है तो पॉइंट लाइक सोर्स से प्रोड्यूस होने वाला जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करने वाले जो सभी ऐसे पॉइंट हैं जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं वो सभी पॉइंट्स को हम बोलेंगे सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। वो अपने में से अपने जैसे ही नए वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे तो उन सभी पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। अब बच्चों देखो, अगर ये पॉइंट, ये जो आपको ब्लू मार्कर दिख रहे हैं ना, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा वेव फ्रंट हो गया, पॉइंट लाइक सोर्स से प्रोड्यूस होने वाला स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। अब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट पे आपको ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं वो पॉइंट्स क्या हो गए, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस हो गए। तो वो सेकेंडरी वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे, तो उसने क्या किया, सेकेंडरी वेव फ्रंट प्रोड्यूस किए सभी डायरेक्शन में। हमें हाइगेंस साहब ने ऐसा बोला कि हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू किसको लेके चलना है, जो वेव फ्रंट, जो सेकेंडरी वेव फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं उसको ही हमें पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है। बिकॉज जो वेव फ्रंट बैकवर्ड डायरेक्शन में होगे उसकी जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम होगी। सो इन कंपेयर टू इंटेंसिटी ऑफ वेव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, the intensity of waves in backward direction is negligible, so we will only focus on forward direction of wavelets। अब बच्चों देखो फिर से एक बार, every points on a wave front, ये रहा wave front ब्लू वाला, उसमें acts as a source of secondary wave front, उस पे सभी पॉइंट्स है वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, which emits their own wavelets, वो क्या करते हैं अपने में से वेव फ्रंट नहीं वेवलेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम पिग के बच्चे को क्या बोलेंगे, पिगलेट्स बोलेंगे। सेम एज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ, वो वेव फ्रंट्स के ईच पार्टिकल्स, ईच पॉइंट सेकेंडरी डिस्टर्बेंस जैसा बिहेव करते हैं, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस जैसा बिहेव करते हैं, और सभी पॉइंट्स on a wave front produce their own wavelets। so यहाँ से हम देख सकते हैं emits their own wavelets called secondary wavelets, or we can say secondary wave front। अब देखो, wavelets spread in all the direction with the velocity of wave। वेव जितनी वेलोसिटी से मूव होगा, प्रोपोगेट होगा, उतनी ही वेलोसिटी से ये जो नए वेवलेट्स प्रोड्यूस हुए वो भी सभी डायरेक्शन में मोशन करेंगे। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट एम्पी कंसेप्ट, द कॉमन टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमने अभी देखा, ओके, बैकवर्ड डायरेक्शन में हम उसको क्यों कंसीडर नहीं करते, तो उसका रीजन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में उसकी इंटेंसिटी नेग्लिजिबल होगी एज कंपेयर टू वेव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। द कॉमन टेंजेंट ऑन अ सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेव फ्रंट। अब बच्चों ध्यान में रखना,
हमने ये जो वेव फ्रंट हमने ड्रॉ किया ना, वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, सॉरी नॉट सेकेंडरी, इट्स अ सोर्स ऑफ लाइट, बट कैसा, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, जिसको हमने एस से डिनोट किया है। अब देखो ये जो पॉइंट लाइक सोर्स है वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। हमने सिर्फ एक ही पोर्शन लिया है, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। जो स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा उसके सभी पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस जैसा बिहेव करेंगे। सो ये पॉइंट इन शॉर्ट सभी पॉइंट्स किस पे, वेव फ्रंट के सभी पॉइंट्स सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस जैसा बिहेव करेंगे। अब देखो ये पॉइंट सेकेंडरी वेव फ्रंट, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट जैसा बिहेव करेंगे तो सेकेंडरी वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जितने भी सेकेंडरी वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुए उसमें से हम पास होता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो हमें नए वेव फ्रंट बना के देगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना, ये एक सोर्स ऑफ पॉइंट लाइक सोर्स है, उससे प्रोड्यूस होने वाला ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ओके, स्फेरिकल वेव फ्रंट के सभी पॉइंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस जैसा बिहेव करते हैं। तो उसने क्या किया, अपने में से वेवलेट्स प्रोड्यूस किए। अगर हम, ध्यान से सुनना, अगर हम ये सभी वेवलेट्स में से पास होता हुआ को टच करता हुआ एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये जो कॉमन टेंजेंट आपको दिख रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यू वेव फ्रंट। न्यू वेव फ्रंट। बात समझ में आई? ये आपको जो दिख रहे हैं राउंड शेप के, वो क्या है, एक्चुअली राउंड नहीं है, वो भी स्फीयर हो गए, वो वेवलेट्स है। वेवलेट्स में से पास होने वाले एक कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यू वेव फ्रंट। हमने टी टाइम के, टाउ जितने टाइम के बाद देखा, सो एट टाइम टी इज इक्वल टू टाउ वी कैन ड्रॉ न्यू वेव फ्रंट। यहां से हम लिख सकते हैं, अगर वेव की वेलोसिटी v जितनी है तो उसने टाउ जितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेलोसिटी ऑफ वेव है v, और उसने नए वेव फ्रंट प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लिया, टाउ जितना टाइम लिया। सो टाउ जितने टाइम में विथ v वेलोसिटी वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और न्यू वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, तो v टाउ जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और न्यू वेव फ्रंट प्रोड्यूस करके हमें देगा। ओके, अब बच्चों हमने आज हाइगेन्स प्रिंसिपल देखा और डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैसे शेप के वेव फ्रंट प्रोड्यूस करके देते हैं, एंड हाउ टू ड्रॉ वेवलेट्स एंड न्यू वेव फ्रंट, वो भी हमने सीखा। इन आवर next lecture we will discuss about reflection and refraction phenomena from the Huygens principle. Okay, thank you.